नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के टीयर 3 और टीयर 4 के लिए एनसीईआरटी बेस्ड भूगोल का 31वां क्लास है। और आज हम देख रहे हैं कक्षा 12 का भूगोल और यह अध्याय 2 है जो कि मानव बस्तियां, जिसका पहला पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर को। तो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कह रहा है कि नगरीय बस्तियाँ द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं में विशेषीकृत नहीं होती हैं। तो यह गलत है, क्योंकि नगरीय बस्तियाँ जो होती हैं बेसिक तौर पे वह द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं में क्या होती हैं, विशेषीकृत होती हैं। यहाँ पर नहीं दिया, इसलिए पहला वाला गलत है। दूसरा कह रहा है कि गांव में विरल रूप से अवस्थित बड़ी बस्तियां होती हैं। तो यह भी गलत है, क्योंकि गांव में विरल रूप से अवस्थित जो होती हैं छोटी बस्तियां होती हैं, इसलिए दूसरा वाला भी आपका गलत होता है। तीसरा कह रहा है कि ग्रामीण बस्तियां कच्चे माल के प्रक्रम और तैयार माल के विनिर्माण तथा विभिन्न प्रकार के सेवाओं पर निर्भर होते हैं। तो यह गलत है, क्योंकि नगरीय बस्तियां जो होती हैं वह कच्चे माल के प्रक्रम और तैयार माल के विनिर्माण तथा विभिन्न प्रकार के सेवाओं पर क्या होती हैं, निर्भर होती हैं। तो ये आपका गलत होता है। चौथा कह रहा है कि नगरीय क्षेत्रों में सामाजिक संबंध अधिक अनौपचारिक होते हैं। तो यह गलत है, क्योंकि नगरीय क्षेत्रों में सामाजिक संबंध अधिक औपचारिक होते हैं, औपचारिक होते हैं, इसलिए ये गलत है। तो कहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो चारों के चारों आपकी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो सही आंसर होता है आपका डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रामीण बस्तियों के प्रकार हैं। तो पहला कह रहा है गुंचित, संकुलित अथवा आकेंद्रित। तो यह भी ग्रामीण बस्तियों के प्रकार में ही आते हैं। दूसरा है अर्धगुंचित अथवा विखंडित। तो यह भी ग्रामीण बस्तियों के प्रकार में आते हैं। पल्लीकृत भी है, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार में आते हैं। और परिक्षिप्त यानी कि एकांकी भी ग्रामीण बस्तियों के प्रकार में आते हैं। तो सही आंसर होता है आपका डी, कि ये सभी जो हैं वह ग्रामीण बस्तियों के प्रकार में ही आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि गुंचित बस्तियों में रहन सहन का सामान्य क्षेत्र। यहाँ पे कह रहा है कि गुंचित बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा सही नहीं है। तो पहला कह रहा है कि गुंचित बस्तियों में रहन सहन का सामान्य क्षेत्र स्पष्ट और चारों ओर फैले क्षेत्र खलिहान और चारागाहों से जुड़ा होता है। तो यह गलत है, क्योंकि गुंचित बस्तियों में जो होता है कि रहन सहन समान क्षेत्र स्पष्ट और चारों ओर फैले जो खलिहान और चारागाह होते हैं एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। ठीक है, जुड़े हुए नहीं होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। तो इसलिए पहला वाला आपका गलत है। दूसरा कह रहा है कि ऐसी बस्तियां उपजाऊ जलोढ़ मैदान और उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती हैं। तो दूसरा आपका सही है। तो कह रहा है कौन सा सही नहीं है, तो पहला वाला सही नहीं है। तो सही आंसर होता है आपका ए। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पल्ली बस्तियों के पाए जाने की अपेक्षा अधिक है। हिमालय की निचली घाटी में, या गुजरात के मैदान व राजस्थान में, या उत्तरी मैदान में, या उत्तर पूर्व के वन और पहाड़ियों में। तो पल्ली बस्तियों के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि ऐसी बस्तियां जो भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बढ़ जाती हैं, किंतु उन सब का नाम एक ही रहता है। जैसे कि आप पहाड़ी क्षेत्रों में देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है कि एक घर यहाँ पर है, 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 ऐसे करके क्या होता है कि एक दूसरे से पृथक होते हैं, लेकिन इन सभी क्षेत्रों को किसी एक विशेष गांव के नाम से ही जाना जाता है। तो इस प्रकार की बस्तियों को पल्ली बस्तियां कहते हैं, और यह जो होता है बेसिक तौर पर हिमालय की निचली घाटियों में पाया जाता है। तो सही आंसर होता है आपका ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है आपका, और इसमें कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि अर्धगुंचित बस्तियां जो हैं, बस्तियों के निचले तबके व निम्न कार्य करने वाले लोग गांव के बाहरी हिस्सों में बसते हैं। तो बिल्कुल सही है कि जो अर्धगुंचित बस्तियां होती हैं उनमें निचले तबके के और निम्न कार्य करने वाले लोग जो होते हैं गाँव के बाहरी हिस्से में बसते हैं। दूसरा कह रहा है आपका कि अर्धगुंचित बस्तियां मेघालय, हिमाचल प्रदेश, केरल के भागों में पाई जाती है। तो ये गलत है, क्योंकि अर्धगुंचित जो बस्तियां होती हैं वह गुजरात के मैदान, राजस्थान के भागों में व्यापक रूप से पाई जाती हैं। तो यह कहाँ पाई जाती हैं, गुजरात के मैदान में और राजस्थान में पाई जाती हैं। तो दूसरा वाला गलत है। तीसरा कह रहा है कि भारत में परिक्षिप्त बस्तियां प्रारूप सुदूर जंगल में एकांकी झोपड़ियों के रूप में दिखाई देती हैं। तो तीसरा वाला बिल्कुल सही है। और कह रहा है कि परिक्षिप्त बस्तियां जो होती हैं गुजरात के मैदान और राजस्थान के भाग में व्यापक रूप से दिखाई देती हैं। तो ये गलत है, क्योंकि परिक्षिप्त बस्तियां जो होती हैं वह मेघालय में दिखाई देती हैं। परिक्षिप्त बस्तियां जो होती हैं वह मेघालय में, हिमाचल में,
केरल में दिखाई देती हैं। तो पूछा है कि कौन सा सही है, तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा और चौथा आपका गलत है। तो सही आंसर होता है आपका ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर जानते हैं, तो पहला कह रहा है आपका कि नगरीकरण के स्तर की माप जो होता है, स्तर की माप कुल जनसंख्या के नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में किया जाता है। तो बिल्कुल आपका सही है कि नगरीकरण के स्तर की माप जो होती है वह कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में किया जाता है। दूसरा कह रहा है कि पिछले 2 दशकों में नगरीकरण की वृद्धि काफ़ी तेज हो रही है, काफ़ी तेज रही। तो यह गलत है, क्योंकि नगरीकरण में वृद्धि तो रही लेकिन इसकी गति क्या रही, धीमी रही। तो दूसरा वाला गलत है। तीसरा कह रहा है आपका कि 10 से 50 लाख की जनसंख्या वाले नगरों को मेगा नगर कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका गलत है, इसे महानगर कहा जाता है। ठीक है, मेगा नगर नहीं कहा जाता है। और अगला है कि 1 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले नगर को नगर केंद्र को नगर कहा जाता है। ठीक है, तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या जो होता है नगरीय जनसंख्या वाले नगरीय केंद्र को नगर कहा जाता है। तो पहला और चौथा आपका सही है, दूसरा और तीसरा आपका गलत है। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि मेगा नगर किसे कहा जाता है और महानगर किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर होता है कि जिसकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है, 50 लाख प्लस जनसंख्या है, तो उसे बेसिक तौर पे मेगा नगर कहा जाता है, मेगा नगर। और 10 से 50 लाख की जनसंख्या है तो इसे महानगर कहा जाता है, महानगर कहा जाता है। और 1 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले नगरीय केंद्र को नगर कहा जाता है। तो यहाँ पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही आंसर होता है बी कि दूसरा और तीसरा सही नहीं है। अगला है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा मेगा नगर कौन सा है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई। तो यहाँ पर सही आंसर होता है आपका बी कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा भारत का मेगा नगर जो है दिल्ली है। और मैंने बताया कि जिस नगर की जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है प्लस होती है उसे मेगा नगर कहा जाता है, मेगा नगर कहा जाता है। अब जान लेते हैं इसके बारे में कि 2011 की जनगणना के अनुसार मुंबई भारत का सबसे बड़ा मेगा नगर था, किंतु वर्तमान में दिल्ली ने मुंबई को पीछे छोड़ दिया है। 2.49 करोड़ जनसंख्या के साथ दिल्ली भारत में पहले स्थान पे और विश्व में टोक्यो के बाद दूसरे स्थान पे है। तो दिल्ली का भारत में पहला स्थान और विश्व में, ठीक है, दूसरा स्थान है। पहले स्थान पे विश्व का सबसे बड़ा मेगा नगर कौन सा है, टोक्यो है। और वहीं बात करते हैं मुंबई की, तो मुंबई जो है वह भारत में, ठीक है, दूसरे स्थान पे और विश्व में 6वें स्थान पे मुंबई है मेगा नगर की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रकार की दृष्टि से कौन सा एक नगर शैक्षिक नगर में शामिल नहीं है, पिलानी, वाराणसी, सेलम या इलाहाबाद। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो सेलम है वह एक औद्योगिक नगर है। सेलम की अगर बात किया जाए तो सेलम जो है वह एक औद्योगिक नगर है, औद्योगिक नगर है। और पिलानी, वाराणसी और इलाहाबाद जो है वह आपके शैक्षिक नगर हैं। मतलब पिलानी की जो महत्ता है वह शिक्षा के कारण है, वाराणसी की जो महत्ता है वह शिक्षा के कारण है, इलाहाबाद की भी जो महत्ता है वह शिक्षा के कारण है, और सेलम की जो महत्ता है वह अपने औद्योगिक गतिविधियों के कारण है। तो यहाँ पे शैक्षिक नगर में शामिल कौन सा नहीं है, तो सही आंसर होता है आपका सी कि सेलम, क्योंकि सेलम अपने शिक्षा के कारण, अपने औद्योगिक क्षेत्र के कारण प्रचलित है। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर या नगर गैरिसन यानी कि छावनी नगर के रूप में विकसित हुआ, नई दिल्ली, कोयम्बटूर, सिगरौली या उधमपुर। तो यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं कि नई दिल्ली बेसिक तौर पे जो प्रचलित हुआ वह प्रशासनिक कारणों से प्रचलित हुआ, प्रशासनिक, ठीक है। आपने पता है कि साल 1912 में दिल्ली को, ठीक है, भारत की राजधानी बनाई गई। तो दिल्ली जो फेमस हुआ किसके कारण, प्रशासन के कारण। मध्यकाल में भी प्रशासन के कारण ही दिल्ली फेमस था। कोयम्बटूर की अगर बात किया जाए तो कोयम्बटूर जो प्रचलित है वह औद्योगिकरण के कारण फेमस है, औद्योगिकरण के लिए प्रचलित है, अपने उद्योग के लिए प्रचलित है। सिंगरौली की बात करें तो जो मध्य प्रदेश में अपने कोयले के खनन के लिए प्रचलित है। और उधमपुर जो है वह अपने
छावनी, उधमपुर क्या है, छावनी है। अगर अन्य छावनियों की अगर बात करें तो अन्य छावनी में जैसे कि अम्बाला हो गया, जालंधर हो गया, महो हो गया, बबीना हो गया, ये एक प्रकार के गैरिसन शहर यानी कि छावनी के कारण विकसित हुए हैं। तो सही आंसर होता है आपका डी, कि निम्न में से जो है आपका उधमपुर जो है वह छावनी नगर के रूप में विकसित हुआ है। अगला है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक वाणिज्यिक नगर के रूप में विकसित हुआ। तो वाणिज्यिक नगर की बात करें तो जो सहारनपुर है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है सहारनपुर। और जो आपका है कि उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर है अपने व्यापार और वाणिज्य के लिए प्रचलित है, ठीक है। तो ये आपका वाणिज्यिक नगर है, वाणिज्यिक नगर है। गांधीनगर जो है वह गुजरात की राजधानी है, तो यह प्रशासनिक के कारण फेमस है, प्रशासनिक नगर है। विशाखापट्टनम की बात किया जाए तो विशाखापट्टनम जो है यह परिवहन नगर के रूप में विकसित हुआ है, क्योंकि आपने पता है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम, मतलब आंध्र प्रदेश की जो आर्थिक राजधानी है वह विशाखापट्टनम है, और यह एक बंदरगाह भी है, तो यह परिवहन नगर के कारण फेमस हुआ है। ये भी याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अमरावती है, लेकिन आर्थिक राजधानी पूछ दे तो विशाखापट्टनम है। और जोधपुर की बात किया जाए तो यह राजस्थान में स्थित है, और यह पर्यटन नगर के कारण फेमस है, पर्यटन के कारण, तो यह पर्यटन नगर के रूप में विकसित हुआ है। तो यहाँ पर पूछा है कि वाणिज्यिक नगर के रूप में कौन सा विकसित हुआ है, तो उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जो है वह वाणिज्यिक नगर के रूप में प्रचलित हुआ है। तो सही आंसर होता है ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर परिवहन नगर के रूप में विकसित हुआ है। तो यहाँ पे बात करते हैं कांडला। कांडला क्या है, बंदरगाह है, जिसका वर्तमान नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है, और यह आपके परिवहन के कारण विकसित हुआ। कोच्चि भी क्या है, आपका बंदरगाह है, तो बंदरगाह परिवहन में ही आएंगे। और मुगल सराय क्या है, रेलवे यार्ड है, पहले आपका भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म मुगल सराय का हुआ करता था, अब हुबली हो गया है साउथ इंडिया का, ठीक है। तो यहाँ पर रेलवे यार्ड, ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो हैं वह परिवहन के रूप में जाने जाते हैं। तो सही आंसर होता है कि उपरोक्त सभी जो हैं वह परिवहन नगर के रूप में क्या हुए हैं, विकसित हुए हैं। अगला है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण प्रसिद्ध नहीं हुआ है। तो आप मीनाक्षी का मधुर महेंद्र जानते हैं, तो ये अपने धार्मिक कारणों से फेमस है। कुरुक्षेत्र महाभारत की लड़ाई, ठीक है। उज्जैन में यहाँ पर बेसिक तौर पे क्या लगता है, आपका महाकुंभ लगता है। तो ये सारे के सारे जो तीनों हैं यह धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से प्रसिद्ध हैं। पंचमढ़ी की बात किया जाए तो यह हिल स्टेशन है, और हिल स्टेशन पर लोग किस लिए जाते हैं, तो पर्यटन के लिए। तो पंचमढ़ी जो है वह धार्मिक और सांस्कृतिक के महत्व के कारण प्रसिद्ध नहीं है, वह पर्यटन नगर के रूप में प्रसिद्ध है, जो कि मध्य प्रदेश में आपका पड़ता है, ठीक है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा अपने धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से प्रचलित नहीं है, तो पंचमढ़ी, क्योंकि पंचमढ़ी जो है पर्यटन नगर के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों अब ये था आपका मानव बस्तियों का पहला पार्ट। अगला क्लास जो रहेगा मानव बस्तियों के दूसरे पार्ट से संबंधित रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।